हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। सभी को जोहार, जय हिंद। इस वीडियो में आप दो वैकेंसीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहला वैकेंसी होगा जेएमपी 1020 पोस्ट पर जो वैकेंसीज आई थी, और जैप 2011 जिसको बोला जाता है। इसके बाद एक वैकेंसी का जिक्र होगा, वो है झारखंड कांस्टेबल 4 2015। ये इन दो वैकेंसियों के बारे में मैं कुछ अपडेट्स आपको यहाँ पे देने वाला हूँ, जो काफ़ी ज़रूरी है। सबसे पहले मैं बताऊँ जीएमपी वाले छात्रों की, तो कल के वीडियो में मैंने बताया था कि बहुत सारे पैसे का दुरुपयोग जो है छात्रों के द्वारा, छात्रों के लीडरों द्वारा किया जा रहा है, जो कतई सही नहीं है। और मैंने कहा था कि करीब करीब 500 वकीलों का लिस्ट मैंने देखा, 500 वकीलों का लिस्ट मैंने देखा, और किसी का भी फ़ी 1.5 लाख के पार नहीं है। अगर हाईएस्ट फ़ी एक वकील का है तो 190 1,90,000 है। तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि आपको अगर 5 लाख रुपया एक हियरिंग का फंडिंग लेके किया जा रहा है, तो ये कितना पैसों के दुरुपयोग किया जा रहा है। और जिस तरह से मैं आप लोगों से वादा भी किया है कि मैं बात करने का प्रयास ज़रूर करूँगा आगे, और क्लियर करने का प्रयास ज़रूर करूँगा। बाकी इस केस में और भी कुछ समस्याएं जो है वो आ रही हैं, और जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि सेपरेशन की बात चल रही है, केस को अलग करने का बात चल रहा है। झारखंड कांस्टेबल 4 2015 से जो मामला टैग किया गया था, और उस टाइम भी मैंने कहा था आप लोगों से, मेरा वीडियो जाके उठा के देख लीजिएगा, कि मामला दोनों अलग है। एक मामला क्षेत्रीय आरक्षण पे चल रहा है, दूसरा मामला वैकेंट सीट पे चल रहा है। वैकेंट सीट ये भी है, लेकिन इसमें आरक्षण से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे अब वकीलों के द्वारा ही कहा जा रहा है कि सेपरेशन जरूरी है, अलग अलग जो है वो केस लड़ने की ज़रूरत है। उसके बाद जिस तरह से भी आगे की प्रक्रियाएं होगी, मेरे द्वारा इस चैनल के माध्यम से सटीक जानकारी आपको दिया जाएगा। लेकिन थोड़ी सी परेशानी है, और छात्रों की गलती के कारण ही परेशानियां उत्पन्न होती हैं इस तरह की। तो वो गलती आपको नहीं करना है, और आगे जिस तरह से प्रक्रियाएं बढ़ रही हैं उसको सही ढंग से सही रास्ते पे ले जाने की आवश्यकता है। बाकी वो जो 5 लाख रुपया जिससे रिलेटेड आप लोगों ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया, वो गलत बात है। 5 लाख रुपया किसी भी वकील का फ़ी नहीं है, ठीक है। बाकी दूसरी वैकेंसीज का जिक्र मैंने करना था, वो है झारखंड कांस्टेबल 4 2015। और ये मामला जो है क्षेत्रीय आरक्षण पे छात्रों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा जा रहा है। नेक्स्ट डेट वो है आपका 2 अप्रैल, नेक्स्ट डेट लिखा गया है, और 2 अप्रैल को बहस होने की भी संभावना है। लेकिन एक दुविधाएं अब ये आ रही है कि यहाँ पे इस केस के जो मूल्य हैं, मूल वकील जो है, मैं यही कहूँगा, क्योंकि हाई कोर्ट में भी इनके द्वारा ही देखा गया ये केस था, जिसको ले जाकर सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया है, ठीक है। इसमें मनोज टंडन सर का साफ कहना है कि 2429 सीट पे जो है जजमेंट आएगा, और ये सत्य भी है। मैं एक चीज़ यहाँ पे आप छात्रों को क्लियर कर देना चाहूँगा। सबसे पहले पिटिशनर और नॉन पिटिशनर की बात छात्रों के द्वारा हमेशा किया जाता है। तो मैं पर्सनली अगर बोलूँ तो सुप्रीम कोर्ट से मेरे जानकारी में अभी तक एक आध दो मामला ही ऐसा हुआ है जहाँ पे पिटिशनर को कंसिडर किया गया है, मतलब सिर्फ पिटिशनर को दिया गया है। बाकी अभी तक रिकॉर्ड है कि सुप्रीम कोर्ट से इस तरह की जजमेंट नहीं आते हैं। और खासकर अगर क्षेत्रीय आरक्षण का मामला हो, जहां आरक्षण रिलेटेड ही मामला हो, तो वहां पे जब भी आएगा, जितने भी छात्र प्रभावित छात्र होंगे इस वैकेंसी में, तो सभी का जजमेंट यहाँ पे एक साथ आने वाला है। मतलब अगर क्षेत्रीय आरक्षण पर रिजल्ट आएगा तो महिलाओं के जितना भी सीट है उसको फुलफिल किया जाएगा, और जितने भी प्रभावित, इस वैकेंसी से प्रभावित छात्र हैं, सबको भराया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा कि जो भी छात्र प्रभावित होकर पिटिशनर बने हैं वहाँ उनका होगा। ये हो सकता है कि सबसे पहले उनको कंसिडर किया जाएगा, उसके बाद जो वैकेंट सीट रहेगा उस पर वहाँ पे दूसरे छात्रों को वहाँ पे लिया जा सकता है, ऐसी संभावना है। लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि महिला का सीट जो है वो आपका 2000 है, और पिटिशनर अगर वहाँ पे मान लीजिए, पिटिशनर, मेरा थोड़ा यहाँ पे समझ लीजिएगा इस एग्जांपल को, पिटिशनर मान लीजिए 190 गया है, तो 190 का ज्वाइनिंग देके जो है वो बाकी जितनी भी सीटें खाली रह गई उसको ऐसे ही दरकिनार कर देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि 190 लड़के का ज्वाइनिंग सबसे पहले करा दिया जाए, उसके बाद जो खाली पड़े सीट 2000 में रहेगा उसमें जो है अन्य छात्रों का यहाँ पे ज्वाइनिंग कराया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 2-3 चीज़ें कि आपको क्लियर हो गई होंगी। बाकी एक चीज़ जो महत्वपूर्ण बात मुझे करनी थी, वो है मनोज टंडन का इस केस से अलग होना। तो मैं यही कहूँगा कि मनोज टंडन सर को अलग करना ये कहीं से बुद्धिमत्ता नहीं है। वो इसलिए क्योंकि मनोज टंडन ही एक ऐसा वकील है जो हाईकोर्ट में सरकार को काउंटर कर चुके हैं। सरकार जितना भी अपने पक्ष में बातें रखी है वो मनोज टंडन के जहन में है, और उनके बातों को कटाक्ष करने का जो है जिम्मेवारी या अधिकार
इन्होंने ही हाई कोर्ट में पाया था और हाई कोर्ट में जो है बखूबी इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। और हाई कोर्ट में किस तरह से केस खारिज हुआ ये भी आपको पता है। डायरेक्ट कहा गया कि आरक्षण में संशोधन का जिम्मेवारी या आरक्षण में संशोधन का अधिकार हमारे पास नहीं है। तो उस हिसाब से मनोज टंडन जो है हाई कोर्ट में भी भारी पड़े थे और मनोज टंडन जो है वो बखूबी जानते हैं कि सरकार किस तरह से और किस रास्ते से अपने पक्ष को रखती है और वही चीज़ें सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में भी रखेगी। तो मनोज टंडन सर अगर ये आसान होता, अगर सुप्रीम कोर्ट में इनके द्वारा 2 अप्रैल को बहस किया जाता तो एक अच्छा प्रभाव जो है वो पड़ता और सर को पहले से ही पता रहता कि सरकार जो है किस पक्ष को किस और जो है अपना बात रखने वाली और उस बात को कटाक्ष करने में मनोज टंडन जो है पहले ही प्रैक्टिस किए हुए रहते। दैट मीन्स मेरा कहना यह है कि हाईकोर्ट में जो चीज़ें सरकार के वकील के द्वारा की गई है अपने पक्ष में वही चीज़ें जो है सुप्रीम कोर्ट में भी रखेगा। इसकी लगभग 100% संभावना है क्योंकि दूसरा और बात कहाँ से लाएगा जबकि आपका काउंटर जो है काउंटर सेम है तो काउंटर का जवाब भी या रिजवेंटर जो है उसका जो आप लोगों ने दिया लगभग सेम है। जो हाईकोर्ट में जो जैसी जैसी प्रक्रियाएं हुई वैसे सुप्रीम कोर्ट में प्रक्रियाएं हुई है। तो सरकार के वकील का जो जवाब रहेगा वो ऑलरेडी मनोज टंडन सर जो है हाईकोर्ट में फेस कर चुके हैं तो उसका जवाब देना उनके लिए बेहतर रहेगा। बाकी एक चीज़ मैं बताऊं और जिस तरह से मुझे छात्र लीडरों के द्वारा पता भी चला कि मनोज टंडन जैसे रिजवेंडर बना देंगे वैसे कोई नहीं बना पाएगा। तो देखिए रिजवेंडर का मतलब ही होता आधा बस मान लीजिए आप, रिजवेंडर का मतलब ही आधा बस मान लीजिए और जो इंसान रिजवेंडर बेहतर बना सकता है वो बहस कितना बेहतर कर सकता है ये आप समझ सकते हैं। मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे वकील ऐसे हैं जो इस फी में आसानी से लड़ेंगे और सीनियर दिग्गज जो हैं वो वकील हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ काम नहीं देगा। यहाँ पे जो घर के आदमी हैं जिन्होंने इस वैकेंसी को कंटिन्यू देखा है, इतने लंबे समय से देखा है, उनको हियरिंग में रखना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मैं मानता हूँ। बाकी आप लोगों की क्या राय है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरा मानना यही है कि मनोज टंडन सर को जो है 2 अप्रैल में किसी तरह से भी जो है वो अरेंज करके ले जाने की आवश्यकता है ताकि ये एक अच्छा बहस कर सके। और मैंने छात्र लीडरों को भी कहा है इस मामले में कि किसी तरह से भी अरेंज किया जाए। जिस तरह से मुझे बताया गया कि वो छुट्टी में है लेकिन उसको अरेंज कराने की जिम्मेवारी आप सभी छात्रों की होनी चाहिए। मान लीजिए किसी भी केस को वो देख रहे हैं तो इतने आसानी से छुट्टी का बहाना बना के वो तो नहीं जा सकते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ गलतियां छात्रों के द्वारा भी की गई होंगी तो उसको सुधारते हुए मनोज टंडन सर को ले जाने की आवश्यकता है। यहाँ पे इस केस में एटलीस्ट 1-2 हियरिंग में तो ले जाने की आवश्यकता है। और बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे क्या 2 अप्रैल को क्लियर हो सकता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ, हरगिज़ मना नहीं कर सकता हूँ कि 2 अप्रैल को जो है वो क्लियर नहीं हो सकता है। हो सकता है कि 2 अप्रैल का बहस हो, इसमें कंटिन्यू बहस 3 अप्रैल को फिर लगा दे। 3 अप्रैल को अगर क्लियर ना हो तो 4 अप्रैल को लगा दे। या ऐसा भी हो सकता है कि 2 अप्रैल को अगर क्लियर नहीं होता है तो फिर 1 महीना बाद यहाँ लगा दे। इसलिए कुछ भी कहना संभव नहीं है, लेकिन बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके वकीलों के, छात्रों के वकीलों पे। जिस तरह से मैं लगातार कहता हूँ कि कुछ भी डॉक्यूमेंट्स जो है वो ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। अपने वकील को डायरेक्ट क्लियर एंड कट कहिए कि अगर आपके पास काउंटर नहीं आया है किसी भी केस में तो वहाँ पे शांत रहने की ज़रूरत है। या फिर ये बोल दीजिए कि मेरे काउंटर से कोई मतलब नहीं है, सेम काउंटर जो है किसी दूसरे के केस में आ चुका है तो वही केस को सेम केस है तो काउंटर भी सेम होना चाहिए, तो मुझे आवश्यकता नहीं है। उसके बाद जो है केस को आगे लेके जाने की ज़रूरत है। किसी भी छात्र को अब ये जो है जहन में नहीं आना चाहिए कि केस को जो है या मेरा केस है या मेरे केस में जीतेंगे तभी जो है ज्वाइनिंग होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं लाइए। क्योंकि आप सभी, मैं जानता हूँ अब 6 महीना या साल भर इंतज़ार करने के कगार पे आप लोग नहीं है और उस वैसा टाइम भी नहीं है कि 6 महीना और साल भर आप लोग इंतज़ार करें। क्योंकि अगर 6 महीना साल भर इंतज़ार करिएगा तो उस बीच बहुत सारे डेट मिलेंगे और वहाँ पे फंडिंग करने की आवश्यकता होगी, पैसों की ज़रूरत होगी जो फुलफिल नहीं हो सकेगा। इसलिए सब रास्ते से आपको सोचने की ज़रूरत है। बाकी 2 अप्रैल का जो डेट लगा है, 2 अप्रैल का डेट, इसमें संभावना यही है कि 1 से 2 डेट और आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे बढ़ने की संभावना है, ठीक है। उस हिसाब से आपको उसी तरह से तैयारी करनी पड़ेगी। और छात्र कुछ गलती ना करें। मैं हमेशा दोहराता हूँ कि काउंटर वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है और ये कभी ये नहीं सोचना है कि मेरे वैकेंसी में काउंटर नहीं आया तो मैं अपने वकील को नहीं उतारूंगा, या मेरे काउंटर में केस में काउंटर नहीं है तो मेरे केस में जीत नहीं होगी तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ये हरगिज़ ऐसा नहीं होने वाला है। जब भी जीत होगी 6 आरक्षण पे जीत होगी और
छात्रों से एक रिक्वेस्ट ये भी करना चाहूँगा कि जो भी गलतियाँ कर रहे हैं उसको सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि रिजल्ट जो है आएगा तो क्षैतिज आरक्षण पे ही आएगा और आपकी जीत भी होगी तो क्षैतिज आरक्षण पे होगी। दूसरा कोई भी मामला ऐसा सुप्रीम कोर्ट में नहीं प्रतीत हो रहा है, नहीं दिख रहा है जहाँ पे छात्रों का भविष्य जो है वो संवर सके या छात्रों को ज्वाइनिंग मिल सके। उस हिसाब से आपको अभी भी सचेत होने की ज़रूरत है। और जो मेन मकसद मेरा था वीडियो बनाने का वो ये है कि मनोज टंडन सर को जो है वो आप लोग ज़रूर हायर करिए 2 अप्रैल के लिए, क्योंकि इससे बढ़िया इस केस को कोई नहीं समझ सकता है। मानता हूँ कि कुछ फ़ी का दिक्कत होता है, लेकिन उनसे बात करने से ये भी मानेंगे, क्योंकि ये हाई कोर्ट से केस को देखते आ रहे हैं और इनका भी फ़र्ज़ बनता है कि इस केस को जो है अंतिम मुकाम तक लेके जाएँ। तो अच्छे ढंग से बात करें और इनको जो है 2 अप्रैल के लिए हायर करने की ज़रूरत है। बाकी कुछ भी अगर अपडेट्स आता है तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास करूँगा। आप लोगों का सजेशन कुछ भी हो तो उसका भी स्वागत है। आप बखूबी से कमेंट में बता सकते हैं कि ये गलतियाँ अभी हो रही हैं या आपने ये कहा, ठीक है? आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। और कुछ भी अगर आपको प्रश्न भी पूछना होता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछें, मैं आपको वहाँ आंसर करने का प्रयास करूँगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।